हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस डॉट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। केमिस्ट्री जिन लोगों को लगता है कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, उनको मैं बताती हूँ कि केमिस्ट्री इज़ नॉट वेरी टफ सब्जेक्ट, इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आप इसको बेसिक्स समझ जाएंगे, इसके बेसिक्स को आप समझ जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज केमिस्ट्री है क्या, इसको क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और अभी आप देख रहे हो कुछ बेसिक्स हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मैटर। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि मैटर क्या है भाई, मैटर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग भी कोई मैटर डिस्कस करते हैं। क्या मैटर है इस चैप्टर में हमारा? तो केमिस्ट्री में कहते हैं एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब कोई भी काम, जैसे आसपास में आप लोग खड़े हैं किसी रोड रास्ते में, वहां पे झगड़ा होने लगा, आप जाकर उससे पूछोगे भाई क्या मैटर है, क्या मैटर है, किसने मारा, किसे मारा, क्यों मारा। तो वैसे ही हमारे आसपास भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना, जिनका मास है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उनका भी तो अपना अपना कुछ मैटर होगा। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैटर। ओके, कुछ भी हो सकता है। जैसे एयर, एयर भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका भी वेट होता है, इसलिए इसे हम लोग मैटर कहते हैं। वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। पेन, कुछ भी आपके आसपास कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़, सारे मैटर्स हैं। ओके, अब मैटर्स को जब हमने देख लिया, कितने तरीके के आपको अलग अलग मैटर्स दिख रहे हैं ना। एयर, जो कि आपको दिखता ही नहीं है। वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। पेन है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। एक ट्रक आप देख लो, कितना ह्यूज होता है ना, ये कितना बल्कि होता है। तो ये सारे ही मैटर्स हैं। तो अब इनको जब हमें स्टडी करना है, तो हमारी स्टडी को थोड़ी इजी तो बनानी होगी। सबको हम कैसे याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ों को? इतना कुछ तो होता है याद करने के लिए, क्या क्या याद रखेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट कि इसको हम लोग स्टडी कैसे करेंगे। मैटर्स को हमने डिवाइड करा थ्री पार्ट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट क्या है? इनमें फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, as well as their shapes are also fixed. Sorry, शेप्स जो होते हैं ना इनके, वो भी फिक्स्ड होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि इस वाले में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड्स को। लिक्विड का क्या होता है? वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, बट उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है। इसके कहने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। गैसेस में देर इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। शेप इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो सॉलिड में क्या फिक्स्ड है? वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, शेप भी इनका बिल्कुल फिक्स्ड होता है। आपको एक एग्जांपल आप ले लो। सॉलिड में आपके पास अगर अभी आप एक मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये जो मोबाइल आपके हैंड में है, दैट इज़ अ सॉलिड स्टेट। क्यों? क्योंकि अभी आप क्या पढ़ते पढ़ते इसके शेप को चेंज कर दोगे? क्या ये लैपटॉप या टैब बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मोबाइल है ना, तो ये मोबाइल ही रहेगा जिसमें आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो। ओके, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। ये स्पेस में इतना ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जितनी है, आप उससे मल्टीप्लाई करके इसके एरिया को, वॉल्यूम को निकाल सकते हो। अब बात करते हैं लिक्विड की। अगर आप स्टडी टेबल पर बैठकर मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आपके आसपास में ग्लास ऑफ वाटर है, तो आप उसमें देखो कि वो एक फिक्स्ड शेप नहीं है। आप उसने उसको कहीं वाटर को निकाल कर लाया, बॉटल से, फ्रिज से निकाली ठंडी ठंडी बॉटल, और आपने डाल लिया इस ग्लास में, है ना। तो वो पहले था बॉटल के शेप में, अभी आ गया है ग्लास के शेप में। तो शेप इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ लिक्विड, बट देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। आपने यहाँ से अगर हाफ ऑफ लीटर ऑफ वाटर निकाला था, तो यहाँ भी हाफ ऑफ लीटर ऑफ वाटर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से हाफ लीटर वाटर निकाला और जैसे ही आपने ग्लास में डाला तो ये 1 लीटर हो गया। ऐसा होता तो कितना मज़ा आता ना, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स हाफ लीटर निकालते और हमारे ग्लास में आते के साथ ही 1 लीटर हो जाता, मज़ा ही आ जाता।
गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं, ना ही शेप फिक्स्ड होते हैं। आप यहाँ देखो कि आप जिस रूम में स्टडी कर रहे हो, जिस रूम में बैठकर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, वहाँ पे बहुत सारा एयर है, जो कि कॉम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बिल्कुल भी। ये स्पेस बहुत ज़्यादा इनका होता है, इनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से इनका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है। साथ में इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है गैसेस के केस में। ये यहाँ पे जिस रूम में आप बैठे हो उसमें बहुत सारा गैसेस है, जैसे कि एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस हैं आपके। इनका फिक्स्ड शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थ्री पार्ट्स ऑफ मैटर्स आर देयर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके। सॉलिड स्टेट को देखो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताया है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो इनका स्पेस है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये बहुत ही कम है। ये देखो, ये जो इनका स्पेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये स्पेस आप देख पा रहे हो कितना कम है। ये मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, आप इसको देखो। आप इसको देखो, इनका जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। और यहाँ पे देखो लिक्विड्स में इनके बीच भी स्पेस बहुत कम दिखाया है, लेकिन ये आकर के एक दूसरे से चिपक गए हैं, इसलिए इनका स्पेस कम लग रहा है। अब यहाँ देखो, गैसेस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच कितना सारा स्पेस होता है, इतना सारा स्पेस है। यहाँ पे आप कुछ भी एडजस्ट करा सकते हो, है ना। यहाँ पे आपने बड़े बड़े सोफेज एडजस्ट कराए हुए हैं रूम के अंदर। आप अपने देखो, यहाँ पे स्टडी टेबल्स हैं आपकी, यहाँ पे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके बीच में ही एक गैसेस है ना। ऐसा नहीं कि आपने गैस को पहले, जो यहाँ पे एयर है उसको साइड करा कि भैया तो साइड हो, मैं यहाँ पे स्टडी टेबल लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, उसी के बीच में आपने एडजस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है, ये गैसेस में होता है। लिक्विड्स में भी इनके बीच में स्पेस होता है। अब आप बोलोगे कैसे? आप ले लो अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर ले लिया, उसमें आप ऐड कर दो अ टेबल स्पून ऑफ शुगर। शुगर जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये मिक्सअप हो जाने के बाद जो आपका अपीयरेंस वाटर का था वो सेम रहेगा। क्या आपको उसमें शुगर नजर आ रहा है मिक्स होने के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा आपको। तो क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो उसके इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है उसमें चला गया है, इसलिए वो हमें नजर अब नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें शुगर अभी भी है। ओके। ये बात करते हैं सॉलिड। इसमें इनका तो वॉल्यूम भी फिक्स है, इनका शेप भी फिक्स है, तो आप इसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करा सकते हो। जैसे आपने एक लैपटॉप खरीद कर लाया, ठीक है, लैपटॉप ले तो आया, चलो आप बोलोगे कि मम्मा मैं अपनी नोटबुक्स भी इसी लैपटॉप के अंदर एडजस्ट कर देता हूँ। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या तो आप लैपटॉप के ऊपर रखोगे अपनी नोटबुक को, या लैपटॉप के नीचे रख लोगे। क्या लैपटॉप के अंदर डाल पाना पॉसिबल है? नहीं है। आप बोलोगे मैम लैपटॉप को ओपन करेंगे उसके बीच में रख देंगे, तो वो नहीं होगा बेटा, वैसे नहीं होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। शेप फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड। ओके, इंटरस्टिशियल स्पेस लोवेस्ट, मैंने बता दिया आपको, ये बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि फिगर में। और ये जो लिक्विड स्टेट्स हैं, लिक्विड स्टेट्स में शेप, इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ओके, इंटरस्टिशियल स्पेस हाई होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में इनका इंटरस्टिशियल स्पेस हाई होता है। गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। इनका ना तो शेप फिक्स्ड होगा, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। ओके, और इंटरस्टिशियल स्पेस तो सबसे ज्यादा होगा गैसेस में, जो कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब सॉलिड को, कोई भी सॉलिड है आपके पास, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आप आइस क्यूब ले लो, इसे आपने हीट करना है। जब आपने इसे हीट किया तो इट विल मेल्ट, एंड व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म वाटर। एंड वाटर इज इन विच स्टेट? इट इज इन लिक्विड स्टेट, वाटर। फिर आपने ना और ज्यादा इसे करा। हीट करते 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 आप देखोगे कि वाटर जो था वो गायब होने लगेगा। क्या हो जाएगा? वो वेपर्स बनने लगेंगे, वो ऊपर उठने लगेंगे, वेपर्स बनकर ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएंगे। और इन्हीं वेपर्स को अगर आप कंडेंस करो, कूल करो,
तो ये वापस से वाटर बन जाएंगे, और इन वाटर को आप वापस से अगर कूल करने की कोशिश करो तो ये आइस बन जाते हैं। वाटर को ले लो आइस ट्रे में, और आप इसको रख दो फ्रिज में। फ्रीजर में जैसे ही आप इसको रखोगे 4-5 आवर्स में आप देखोगे आइस प्रिपेयर हो चुका है। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से ये मूवमेंट होता है। आपने सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, यानी जब आप हीट दे रहे हो तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो इनके पार्टिकल्स को थोड़ा सा फैला रही है, ठीक है। इस वजह से ये अपने स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास है वाटर। वाटर को जब आपने हीट किया तो ये बन गए वेपर्स, ओके। और वेपर्स को जब आप कंडेंस करने की कोशिश करोगे, कूल करोगे, तो ये वापस से बन जाएंगे वाटर। और वाटर को जब आप कूल करोगे तो ये बन जाएंगे आइस। और ये सारा बिल्कुल ऐसे ही होता है। सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में जाएंगे, जब लिक्विड को हीट करोगे वो गैसेस फॉर्म में जाएंगे, गैस को जब आप कूल करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड को जब आप कूल करोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल ही समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को अब हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। मैटर में मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी चीजें हैं। पेन है, वाटर्स हैं, आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो है, आप खुद हो, और आपका ये रूम भी आ जाता है इसमें, ये पूरा वर्ल्ड, ये दुनिया, ये इंडिया, हमारा इंडिया जो है वो भी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट कि मैटर को हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे। क्लासिफाई कर लेंगे तो उनको पढ़ना तो इजी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, कि उसको इजीली पढ़ पाए हम लोग। एक एक करके पर्टिकुलरली याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैंने अभी अभी आपको बता दिया। और इसके तीन फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब इनको क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंसेस में या मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस में या मिक्सचर में। क्या है ये प्योर सब्सटेंस और क्या है मिक्सचर? सॉरी, प्योर सब्सटेंसेस वो है मैटर हैविंग एन इररिलेवेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, जो कि एक ही चीज से बने हैं, एक ही एलिमेंट से या एक ही मैटर के बने हुए हैं, और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ऐसा होता है आज के ज़माने में? नहीं। आप तो मार्केट से घी भी लाने जाओगे ना तो उसमें भी मिलावट है भैया। दूध ला रहे हो उसमें भी मिलावट है, पानी तक ला रहे हो ना उसमें भी मिलावट है। तो ये प्योर सब्सटेंसेस क्या है? प्योर सब्सटेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक या सॉरी दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिलने से बने हैं। दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिलने से बने हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मिक्सचर। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं। आप चलो जाओ जाकर के ना, आपको मिक्सचर में क्या पसंद है, वो वाला मिक्सचर आता है ना, वो खट्टा मीठा वाला, वो वाला ले लो। और साथ में आप मूंग दाल का ले लो, और साथ में आप चिप्स ले लो, जिसमें हवा भरा होता है वो ले लो, और ये सारे को आप मिक्स कर दो, तो ये बन जाएगा मिक्सचर। ओके, ये हो गया आपका रेडी मिक्सचर। अब आप जाओ इसे जाकर एंजॉय करो, लेकिन अभी मत जाना एंजॉय करने, पहले हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसके बाद करना। ओके, सो मिक्सचर आपको क्लियर है कि किसको बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स किया हमने, और उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? मिक्सचर। इन्हें हम लोग चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला ना कि वो खट्टी मीठी वाले मिक्सचर्स को ले लो, साथ में मूंग दाल ले लो और चिप्स ले लो, चाहे तो आप इनको फिर से अलग अलग करके खा लो। आपको उनमें से ना पीनट पसंद आ रहा है, पीनट निकाल कर खा लो, या चिप्स पसंद आ रहा है तो उसमें से आप चिप्स निकाल कर खा लो। ओके, प्योर सब्सटेंसेस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि बिल्कुल ही प्योर होते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसे क्लासिफाई करना, उनको कैसे पढ़ेंगे हम। तो हम लोग प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। अब व्हाट इज एलिमेंट्स? ये फंडामेंटल सब्सटेंसेस हैं जिनको और सिंपलर फॉर्म में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। लाइक हमारा वो जो महंगा वाला होता है ना, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं इसके। और क्या? और एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम, देन वी हैव आयरन, ये सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे। गॉट इट। कंपाउंड्स क्या है? ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलने से जो बनते हैं उन्हें हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, ये कंपाउंड्स हो जाते हैं। दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिले उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। इनको सेपरेट करना है ना, तो सिर्फ एक हम लोग केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल मेथड क्या मतलब, उसमें कुछ केमिकल्स डालेंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वगैरह वगैरह, इन सब मेथड से ही हम इनको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। होप कि आपको ये बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू मिक्सचर। अब मिक्सचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है? होमो इज यूनिटी, हेट्रो इज नो यूनिटी। यूनिटी का उल्टा बोल दो भाई, वही हेट्रो होता है। गॉट इट। होमोजेनियस मिक्सचर्स में आपके क्या क्या आएंगे? जिनका की कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही थ्रू आउट रहता है। जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप इसमें वाटर और शुगर को मिक्स कर लो। जब आपने इसे मिक्स किया तो आपको क्या कुछ अलग सा दिख रहा था कि शुगर अलग रखा है, वाटर अलग रखा है? नहीं ना। तो आप इनको बिल्कुल ही एक होमोजेनियस मिक्सचर की तरह देख रहे हो, होमोजेनिटी दिख रही है आपको इसमें, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। नाउ व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आप ले लो सैंड, ठीक है, एक ग्लास वाटर में आप सैंड को मिक्स करो। सैंड को जब आप मिक्स करोगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि सैंड नीचे आकर बैठ जाएगा। और आपको अगर अब उसको सेपरेट करना है ना, तो आप इसमें से वाटर को निकाल दो, पानी को गिरा दो, और ये जो सैंड था आपका वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्स नहीं हो पाया इसमें, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग दिख रही थी, इसे ही हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब आप देख रहे हो कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब, सॉरी मैंने एग्जांपल नहीं दिया था ना कंपाउंड का। कंपाउंड के एग्जांपल में आप समझ लो H2, वेरी इजी एग्जांपल। इसमें आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन टू पार्ट्स में मिला हुआ है, 2:1 का यहाँ पे रेशियो है। 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये दोनों भी एलिमेंट्स हैं। एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ये दोनों 2:1 के रेशियो में मिले और मिलकर इन्होंने बना दिया H2O। अब अगर आपको यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। विदाउट इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हो। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वाटर प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर देयर मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल से मीनिंग ही समझ में आ रहा है कि ये फिजिकल होंगे, जैसे कि यहाँ हम लोग इनके अडोर के बारे में बात कर लें, यहाँ हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो जान लें, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा वो जान लें, यहाँ इनका टेम्परेचर क्या होगा वो जान लें। ये सब कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में डील करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डील करेंगे? जो फिजिकल में नहीं डील कर रहे वो केमिकल में डील कर लेंगे। क्या डील नहीं किया हम लोगों ने? कि इसका कॉम्पोजिशन कैसा है, ठीक है, ये किस चीज से बना हुआ है, लिक्विड से मिलकर बना है या सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है या लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर है। इस तरीके से इसके कॉम्पोजिशन को समझेंगे। इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ये किससे रिएक्ट करते हैं, ये किसी से रिएक्ट कर रहे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या इनको डोनेट करना है, ये सारी इनकी रिएक्टिविटी हो जाएंगी। ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इनकी रिएक्टिविटी है। ये एसिड्स हैं या बेस है अकॉर्डिंग टू देयर पीएच। ये सारे मेजरमेंट से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब हम लोग मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, जैसे उसका वेट कितना है तो वो हम लोग उसका मास मेजर कर रहे हैं कि वो कितने केजी में है, या उसका वॉल्यूम मेजर कर ले कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये सारे फिजिकल मेजरमेंट्स हो गए। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने कितना टाइम लिया ट्रैवल करने में, तो ये सारे हो गए आपके फिजिकल मेजरमेंट्स। और केमिकल मेजरमेंट्स में क्या आएंगे, उसका पीएच क्या है, वो एसिडिक है या बेस है। पीएच के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि वो एसिड है या बेस है, तो पीएच मेजरमेंट हम लोग कहते हैं। उसके कॉम्पोजिशंस क्या है, उसने कितना रिएक्ट किया, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ये सब कुछ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। देखो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ये सारे हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। और इसको लिखते क्या है, एस आई। लिखना तो आई एस चाहिए था, बट लिखते हैं क्या, एस आई यूनिट। क्यों ऐसा, ये लैटिन वर्ड्स में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऐसा कुछ है, तो इसलिए इसको हम लोग मेजर करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, दैट इज एस आई यूनिट। तो एस आई में कौन कौन आ जाते हैं हमारे, लेंथ। लेंथ को हमने किस में मेजर किया, मीटर में। इसका सिंबल क्या होगा, एम। फिर हम लोग मेजर करते हैं किसको, वेट को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम यानी केजी। फिर क्या है हमारा टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में। टाइम को हम लोग और भी सारे यूनिट्स में मेजर करते हैं, बट इसका एसआई यूनिट सेकेंड है। इसको हम लोग मिनट में भी कर सकते हैं, आर में भी कर सकते हैं, बट इसकी जो एसआई है वो है सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसे हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में। सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, मोल के बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। लिमिनोसिटी, लिमिनोसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में, इसका सिंबल क्या है, सी। ओके, अब आप यहाँ से कन्वर्जन देख लो, किस तरीके का कन्वर्जन होता है, इसे आपने याद रखना है या कुछ कुछ कन्वर्ट करके देखते रहना है। यहाँ पे सबसे पहला है वन, वन से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद आ जा रहे हैं डायरेक्ट हम लोग किलो। जब हम लोग किलो में आ रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 टू द पावर कितना, 3 जीरोज, तो यहाँ पावर क्या लिखेंगे, 3। 3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आपका हो जाएगा, 10 टू द पावर 3। अब आ रहे हैं मेगा। जब हम लोग मेगा की तरफ, वन से मेगा की तरफ मूव कर रहे हैं तो कितने जीरोस लग रहे हैं यहाँ पे, 6 जीरोस, यानी 10 टू द पावर 6। देन आ रहे हैं गीगा, 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12, पीटा 10 टू द पावर 15, एक्सा 10 टू द पावर 18, जेटा 10 टू द पावर 21, एंड योटा इज 10 टू द पावर 24। अब आप यहाँ से मूव करो नीचे, यानी लोअर मेजरमेंट्स में। मिली, मिली होता है 10 टू द पावर -3। क्यों, क्योंकि ये 0.001 मेजरमेंट है इसका। माइक्रो इज 10 टू द पावर -6, नैनो इज 10 टू द पावर -9, पिको इज 10 टू द पावर -12, फेमटो इज 10 टू द पावर -15, अटो इज 10 टू द पावर -18, जेप्टो इज 10 टू द पावर -21, योक्टो इज 10 टू द पावर -21। इनमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है मिली, माइक्रो, नैनो। यहाँ पे 10 वाला भी आता है, 10 पर -10, जिसे हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ लेंगे। ये आपका किलो, मेगा, यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट होता है। बाकी को आप जस्ट ओवरव्यू कर लो एंड मूव ऑन कर जाओ। ओके, 1400 सीसी का ब्रेन है भैया, कितना कुछ स्टोर करेंगे। अगर आप स्टोर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आप उसको पूरा याद कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो जो है वो बता दिया है, आप उस हिसाब से उसको लर्न कर लो। ओके, उतना में भी आपका काम हो जाएगा। नाउ अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। ठीक है, हम लोग मेजरमेंट्स तो जान गए कि क्या है, किस में मेजर करते हैं, क्या क्या यूनिट्स इसके हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं उसकी अनसर्टेनिटी की। ठीक है, इसमें दो तरीके के अनसर्टेनिटी होते हैं, एक होती है एक्यूरेसी और एक है प्रिसिजन। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसिजन, इस डायग्राम से आप इसको समझने की कोशिश करो। देखो इसमें ये जो इसका गोल होगा ना, कहाँ टारगेट करना होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इस फिगर में आप देखकर बताओ क्या इसने यहाँ पे टारगेट कर पाया,
नहीं। क्या सेंटर पे इसने टारगेट किया? नहीं कर पाया, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। अब प्रिसीजन इसने बोल दिया सही है, प्रिसीजन इसका सही है, क्यों? क्योंकि आप देखो कि सारे के सारे एक ही जगह पे, सारे के सारे एक ही जगह पे आ रहे हैं, है ना, इसलिए इसका प्रिसीजन सही था। अब नेक्स्ट आप आ रहे हो एक्यूरेसी, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक्यूरेसी सही है। क्यों एक्यूरेसी सही है? क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर के आसपास में, जहां पे इसको होना चाहिए वहां पे सेंटर के आसपास में ये आ रहा है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है। प्रिसिजन इसका क्या बोल रहे हैं? प्रिसिजन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है प्रिसिजन? क्योंकि ये एक तो सेंटर के पास आया, बाकी एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मतलब स्प्लिट हो गया ये, इसलिए इसका प्रिसिजन इज नॉट गुड। यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें ना तो प्रिसिजन सही है ना ही एक्यूरेसी सही है। समझ आ रही है बात आपको? क्योंकि ये सेंटर से बिल्कुल ही दूर, देखो प्रिसिजन एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बिल्कुल ही एम नहीं है इसका, बहुत ही मतलब ये बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं कर रखा है इस बंदे ने। अब देखो इसकी प्रिसिजन, देखो बिल्कुल ही सेंटर पे इसने लगाया है, प्रिसिजन भी अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, ये बंदा टॉप करेगा, है ना। इसलिए अगर आप लोगों ने टॉप करना है, आप लोगों ने कोई एग्जाम क्रैक करने हैं, तो आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपके प्रिसिजन भी सही होने चाहिए। दोनों अगर सही है तो यू विल टॉप फॉर गारंटीड। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। देखिए आपका एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है 14.5875। इसमें कितने फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल इसमें 6 फिगर्स हैं। दैट मीन्स कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 6। अब इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 कितने हैं यहाँ पे? 2। और इसमें से हम लोग काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अगर एग्जाम्पल में आपको कुछ ऐसा दिखा रहे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इसमें से काउंट करोगे, प्लस माइनस वाले में से काउंट नहीं करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखते हैं 1 2 3 4 5, तो बोल लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। ये हो जाएगा बेटा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जीरोस होते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 एंड 3 ओनली, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ओके। और अगर ये जीरोस आपके मिड में आ जाए, मान लो 7.068, ऐसा एग्जाम्पल रहे, तो आप इसमें बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स समझो 7.068, so here how many significant figures? 1 2 3 4 and 0, क्योंकि यहाँ numbers के बीच में है, so it will be significant. So how many significant figures are there? 4 significant figures. Okay. अब एक और एग्जाम्पल आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे। 8.03 इंटू 10⁻3। Now tell me how many? 1 2 3, so only 3 significant। अब यहाँ पे into करके क्या है वो अभी मैंने आपको बताया था, वो सब उतना वैल्यू नहीं करेगा, सिर्फ आपको देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ 8.300 इंटू 10⁻3। अब बताइए कितने हैं? 1 2 3 4 4। अब बोलोगे मैम आप इधर वाले जीरोस को काउंट कर रहे हो। यस, बिकॉज दे आर सिग्निफिकेंट। zeros to the right are significant. Okay, मैंने आपको बताया था zeros to the right are significant and zeros at the mid of any number are significant, but zeros जो यहाँ लगे होंगे ना वो significant नहीं होते हैं। होप कि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे यही सारे स्टेटमेंट्स है कि कौन कौन से जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। सो डायमेंशनल एनालिसिस में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरे पास। आपको कन्वर्ट करना है 16.1 किलोमीटर को माइल्स में, ये यूनिट इक्वेशन को सॉल्व करते हुए।
तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसे सॉल्व करना चाहोगे तो ट्राई करो। देखो 16.1 किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है माइल्स में। आप यहाँ से देखो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो किलोमीटर से मीटर क्योंकि आप स्मॉलर यूनिट में जा रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। सो यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 16.1 इंटू 1000। मीटर में कर लिया आपने। अब मीटर को सेंटीमीटर में कर दो। मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 100। ओके, नाउ सेंटीमीटर से देखो, सेंटीमीटर से कन्वर्जन होगा। यहाँ देखो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, यानी ये बड़ा से सॉरी छोटे से बड़े इसमें आ रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा बाई 2.54। ओके, एंड देन इंच हो गया। अब इंच से चेक करो, इंच से आपका फीट में चेंज होगा, तो फिर ये छोटा से बड़ा यूनिट जा रहा है, यानी फिर से डिवीज़न होगा और यहाँ पे 12 से डिवाइड होगा। देन आप यहाँ पे देखो फिट में चेंज हो गया है, फिट से यार्ड में चेंज करने के लिए फिर से आप बड़े यूनिट की तरफ बढ़ रहे हो, तो 3 से डिवाइड करोगे। नाउ अगेन यार्ड में हो गया, अगेन फिर आप देखो कि फिर आप मूव कर रहे हो कहाँ, फिर से बड़े से छोटी यूनिट की तरफ। दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाई 1760। नाउ यू विल सॉल्व इट, यू हैव टू सॉल्व इट। ये 0 0 ये दैट मीन्स 100, यहाँ 10, 1010 एंड 6 to 8। आप इसको डिवाइड करोगे, ये आपका 176 एंड इससे तो नहीं जा रहा है ये, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट ऑल एंड देन सॉल्व इट एंड यू विल गेट आंसर टू इट। दैट इज योर आंसर विल बी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना। अदरवाइज़ आप मेरे ईमेल पे ये क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। इसका आंसर आ जाएगा 10 माइल्स। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने होमवर्क में सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मेरे ईमेल पे भी भेज सकते हैं। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिस्क्राइब कर दूंगी कि मेरा ईमेल क्या है, और इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी वगैरह भी मैं दे दूंगी। और ये वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू। नाउ लेट्स मूविंग टू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किस लॉज से ये कंबाइन करते, कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देख करके बताती हूँ। H2 प्लस O2, ये आप फेमिलियर होंगे। व्हाट इज H2, व्हाट इज O2? H2 इज हाइड्रोजन, O2 इज ऑक्सीजन। ये जब कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म H2O, दैट इज व्हाट, वाटर। इनके कॉम्बिनेशन से ही बनता है वाटर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ देखो, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। और ये लॉ ऑफ मैटर से ही निकल कर आया है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, तो यहाँ पे इसका मास हो गया 4। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो ये हो गया 32। मान लीजिए हम ग्राम्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं, 32 ग्राम्स और ये 4 ग्राम्स। अब यहाँ पे आप देख कर बताओ हमारा कि आंसर कितना आ रहा है। 4, दैट मीन्स 4 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा आपको? 16, 20 हो जाएगा, है ना। एक्चुअली मास इसका वेट 18, हाइड्रोजन का ना इससे कंफ्यूजन फिर से ब्रेक करूँगी। neither be created nor be destroyed। ओके, ये यहीं से आया है कि matters can neither be created nor be destroyed। सो अभी हम लोग देख लेते हैं, सॉरी इरेजर ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे, फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड द फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो पहला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मैटर। ये आया है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
वही से आया है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगी। यहाँ पे अगर आप देखो, एक आइस ले लेते हैं। आइस से अगर हम लोग वाटर बना रहे हैं, फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला H2O, इसका भी फॉर्मूला H2O। आप देख रहे हो मास में कोई चेंज आया है? वाटर का वेट कितना होता है? 18 ग्राम्स। इसका वेट होता है 18 ग्राम्स। कोई चेंज आया है वेट में? नहीं। मास में कोई चेंज आया नहीं। सो दिस इज ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को जब हम लोग समझेंगे तो इसमें हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल को लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे कि ये कॉन्स्टेंटली कंबाइन करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से एक एग्जांपल, सॉरी, वेरी इजी सा एग्जांपल लेकर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखो, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आप मुझे बता सकते हो? आई होप कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता हो। बनता है? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दैट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाया है इन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। दैट इज ओनली कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ये नहीं कि यहाँ से आपने 2 कार्बन लिया और निकल कर आ गया 1 कार्बन। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यही है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। बोले तो लैंग्वेज में अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो जो मैंने समझाया वही समझ लो। ओके, यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। Next, moving on to law of multiple proportion. What is now law of multiple proportion? Multiple proportion क्या होता है? So let's try to understand. ये है क्या? When two elements combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio in one another. इनके मास का एक सिंपल रेशियो होता है, उसे ही कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सपोज मैं आपको बता रही हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल में मैं आपको दे दूँ, इजी सा क्या दे दूँ बता दो आप मुझे। कार्बन और ऑक्सीजन वाला ही एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कार्बन कंबाइन कर रहा है एक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ये बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट? एक और एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, आपको इस एग्जांपल से समझना है तो आप समझ लो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, वेरी इजी। वाटर बनाते हैं अपन इधर, यहाँ क्या बना? वाटर। यहाँ देखो प्रोपोर्शंस क्या आ रहे हैं इसके, या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं है। पहले मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मैंने 2 से करा तो ये अब 2, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। सो नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो आप देख रहे हो कि इनके प्रोपोर्शंस अलग अलग हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शंस हैं इनमें। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और यहाँ O2। ठीक है, दिस इज ओनली मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करें, नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? तो यहाँ से जस्ट वेट, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो आप देखो यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ।
फिर से यहाँ हम लोग इसी एग्जाम्पल को समझे, अगर कार्बन और ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल को, तो यहाँ से बनकर आएगा आपका CO2। और अगर इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग कराएं, तो ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब टूटेगा ना तो इसी फॉर्म में टूटता है, O और C। दैट इज ओनली आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेल-यूज़ेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि on increasing the temperature of a gas with a fixed volume and number of particles result in an increase in the pressure of the gas. That is, इन्होंने सिंपल एक ही चीज़ बता दी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, या आपने अगर प्रेशर को इंक्रीज करा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि n या मोल्स कांस्टेंट हो। ओके, सो अगर वॉल्यूम और नंबर कांस्टेंट रहे तभी ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेम्परेचर, सॉरी, एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दैट इज ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप किसी एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। दिस वाज सेड बाय आवर गेल-यूज़ेक्स, और उन्हीं का ये गेल-यूज़ेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है। इसको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक मोल में ना 22.4 लीटर होता है। ये कांस्टेंट होता है गैसियस का। ये जो कांस्टेंट है ना, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसको हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए बेचारे कितनी सीरियसली सोच रहे हैं हमारे डाल्टन साहब, और इन्होंने इतना सोचते सोचते हमें दे दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब है क्या ये तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाल्टन साहब ने दिया है, बेचारे इतने सीरियस होकर के सोच रहे हैं, तो हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना तो बनता ही है। इन्होंने बोला था कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इन्होंने पहले कह दिया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सबसे छोटी पार्ट एटम्स के बने होते हैं। पहली थ्योरी इनकी हो गई। दूसरी बात इन्होंने कही कि atoms of the same elements are identified in all respects, that is size, shape and masses. एटम्स जो होंगे, एक ही एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका साइज, शेप और मास बिल्कुल सेम होगा। सही बात कही, गलत थोड़ी है, अच्छी बात है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस एंड, वही इसी का दूसरा घुमा फिरा कर इन्होंने कह दिया कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनका जो एटम्स होगा उनका साइज, शेप और मास अलग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है डाल्टन साहब, लेकिन आपने कहा है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा किसी एक नंबर के रेशियो में कंबाइन करेंगे, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। वो कभी भी 0.5 एटम, 0.3 एटम ऐसा कंबाइन नहीं करते हैं। ओके, ये हमेशा रेशियो में 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में कंबाइन करते हैं। और ये जब भी कोई एक कंपाउंड बनाकर रहते हैं तो ये किसी रेशियो में रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको H2O का एग्जांपल बता रही हूँ, इन्होंने ये कंबाइन किया है 2:1 के रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे आप CO2 देख लो, इसका कॉम्बिनेशन है 1:2, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि 0.5 हाइड्रोजन कंबाइन किया और एक ऑक्सीजन कंबाइन कर लिया 1.5 और मिलकर इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। ऐसा नहीं होगा। ओके, और क्या कहा इन्होंने, एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट केमिकल पार्टिकल है जो कि कंबाइन करते हैं और किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। उनसे जो छोटे हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में, केमिकल इक्वेशंस में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और इन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी इन्होंने एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया कि
मैटर्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसीलिए इन्होंने कह दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है किसी एक इक्वेशन में। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को भी इन्होंने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया था, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, डाल्टन साहब ने दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने बता दिया हमें कि ये जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि किसी इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनसे जो छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब यहाँ तक जानने के बाद हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि क्या इनकी थ्योरी पूरी तरीके से सही थी। तो इनकी थ्योरी पूरी सही नहीं थी। तो अब आ जाती है लिमिटेशंस की बात। लिमिटेशंस की जब हम लोग बात करेंगे तो लिमिटेशंस की बात कर लें। पहले मैं ये सब इरेज कर दूँ। इरेज करके तभी तो हम लोग ये लिमिटेशंस पढ़ेंगे ना भैया। अब डाल्टन साहब ने बता दिया कि एटम्स क्या है, क्यों है, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक इक्वेशन में। तो ये सब जानने के बाद अब इनकी लिमिटेशंस को भी जानना ज़रूरी हो जाता है। लिमिटेशंस जानते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा बता दिया कि आज हम लोगों को इनका लिमिटेशंस पढ़ना है। बड़ा सोच समझ कर इन्होंने कोई भी जवाब दिया था। लिमिटेशन की ये हो गई कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास को इन्होंने बताया, लेकिन ये फेल हो गया लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को समझाने में। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो हमारे गेल यूजेक साहब ने दिया था उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इनकी लिमिटेशंस आ गई। दूसरा, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी मास और वॉल्यूम्स और साइजेस अलग अलग होंगे और वो किस तरीके से कंबाइन करेंगे ये इन्होंने नहीं बताया। तीसरा, इन्होंने बताया था कि नेचर बाइंडिंग फोर्स क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना, जैसे कि किसी किसी के बीच में वंडरवॉल फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकते हैं, बहुत तरीके के फोर्स इनमें लगते हैं। तो इन फोर्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये किन फोर्स के थ्रू कंबाइन करेंगे। और इन्होंने नहीं बताया कि डिस्टिंक्ट बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। अल्टीमेट पार्टिकल्स जो होंगे उनके बीच में क्या डिस्टिंक्ट होगा वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं डाल्टन साहब, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया और हमें बहुत कुछ समझाया, उसके लिए थैंक यू। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि जो इन्होंने नहीं बताया था फोर्स, उस फोर्स के बारे में, दैट इज़ कि हमारा वंडर वॉल फोर्स एक्ट करता है, कोवैलेंट फोर्स होता है, देन वी हैव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देन वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे मिल करके वर्क करते हैं बिटवीन टू एटम्स। और ये जो कॉम्बिनेशन है बाकी सारे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ही प्रूव्ड है, तो वही हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर क्या है, हाइपोथेसिस या लॉ है क्या। एवोगैड्रो ने दिया था कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या एलिमेंट में एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसको कहते हैं हम लोग 6.023 इंटू 10⁻23, इतना नंबर होता है एक मोल में। जैसे यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, H2 और O2 कंबाइन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं H2O। ओके, तो इसमें जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, इसमें भी 6.023 इंटू 10⁻23 हैं इसको, और इसमें इस मॉलिक्यूल में भी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। और क्योंकि यहाँ भी एक मोल कंबाइन कर रहा है तो 6.023 इंटू 10⁻23 इस मॉलिक्यूल का नंबर हो जाएगा इतना। ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स के नंबर होते हैं ना ये कांस्टेंट होते हैं, ये हमारे एवोगैड्रो साहब ने बताया था, और यही इनका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फिर से मैं वही एग्जांपल लूँगी, H2O2 और कंबाइन करके ये बना रहे हैं H2O। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है हाइड्रोजन के 1, यहाँ क्या है मोल्स 1, और ये कितना बनकर आ रहा है 1। ओके, ये बन रहा है हमारा 1। अब यहाँ पे आप देखो मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूँ।
जैसे इसी वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। ये सॉल्यूट्स है और ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। मान लो ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, तो यहाँ से आपने परसेंटेज निकालना है अगर हाइड्रोजन का, तो आप यहाँ से निकालोगे। किसी का भी परसेंटेज क्या होता है, गिवन बाई टोटल इंटू 100, यही होता है। तो मास परसेंटेज में क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल और इंटू 100, यहाँ से आप निकाल लो। इसका कितना हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन मुझे निकालना है मास परसेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई टोटल, इसका होता है वाटर का 18 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 9। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका नियर अबाउट मैं बता रही हूँ कि ये 10% के आसपास होगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब आपसे ऑक्सीजन का पूछें तो वैसे ही ऑक्सीजन का वेट होता है 16 बाई टोटल, यहाँ पे मास है 18 इंटू 100 कर दो, निकल जाएगा आपका आंसर। सॉरी, स्ट्रेंथ निकालनी है किसी की, कितनी ताकत है भैया इसमें, तो कैसे निकालेंगे कि सॉल्यूट का मास कितना है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मास ले लो ग्राम में और वॉल्यूम ले लो, ये उसकी स्ट्रेंथ यानी पावर, और इसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग लीटर में ही मेजर करते हैं, इसलिए ग्राम पर लीटर। और यहाँ पे मास परसेंट में क्या आएगा, यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेंथ में आपका यूनिट आएगा ग्राम पर लीटर। ओके, सो इसका आप लोग निकाल करके देखो ये कितना आ रहा है। हाइड्रोजन का आ रहा है आपका मास 2 बाई, इसमें वॉल्यूम कितना है, मैंने आपको गेल-यूज़र्स लॉ से बताया था कि अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो यहाँ इसका वॉल्यूम हम लोग 22.4 लीटर कंसिडर कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। मोलैरिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसकी मोलैरिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे टोटल 2 बाई वॉल्यूम कितना है 22.4, इससे निकाल लेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी का अगर हम लोग यूनिट लिखते हैं तो एम लिख देते हैं, या इसका यूनिट यही आता है ग्राम पर लीटर। मोल्स क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोल्स कैसे निकालते हैं, इसका मास कितना है, इसका मास आया यहाँ पे 2 बाई, इसका मॉलिक्यूलर मास है 2, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1, मोल्स आ गया 1। और ये क्योंकि नंबर है तो इसका कोई पर्टिकुलर यूनिट होगा नहीं, इसलिए मोल्स को हम लोग एन में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी हमने डिस्कस किया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ थोड़ा डिफरेंस देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आया, मोलैलिटी क्या है और मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी इज मास, सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी ग्राम पर लीटर, बट मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मोल पर केजी, इसका यूनिट आता है मोल पर केजी। मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया, हाइड्रोजन का था मोल्स 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 18 है यहाँ पे, वाटर का वेट, तो यही आप आपका आ गया मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन, ये मोलैरिटी के नियरली इक्वल होता है, ठीक है, नियर अबाउट। कभी कभी हम लोग इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। और इसमें देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सॉल्यूट का, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। मास यहाँ पे 2 ग्राम्स हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, बाय इक्विवेलेंट मास क्या है सॉल्यूट का, इक्विवेलेंट मास इसका है 2, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 22.4। क्या आपको क्लियर हो गया होगा, मास परसेंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मोलैरिटी, मोल्स, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड ग्राम इक्विवेलेंट।
अब यहाँ पे मोलारिटी का एक इक्वेशन हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कहा है if a solution having molarity m1 and v1 is diluted to volume v2 so that the new molarity is m2, then the total number of the moles in the solution remains the same. moles same रहते हैं जब अलग अलग molarity और volumes में combination होता है. तो यहाँ पे है कि m1 v1 is equal to m2 v2. n जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा. और n कैसे निकलता है? मोलारिटी, ये हमने निकाला था, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो तो n इज इक्वल टू m1 v1, और दूसरे वाले में m2 क्या आएगा? n यानी नंबर ऑफ मोल्स जो कि सेम है बाय v2. दिस विल इम्प्लाई n इज इक्वल टू m2 v2. यहीं से इक्वेट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये n है, ये कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे भी n कांस्टेंट रह रहा है. तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. ओके, आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया हो. और इसी फॉर्मूला से अगर ये n चेंज हो रहे हो तो ये डिवाइड कर देंगे हम लोग सिर्फ n1 और n2 से. ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा. वैसे ही नॉर्मेलिटी का केस होता है n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2. ओके. किसी एसिड की नॉर्मेलिटी निकालनी है आपको तो आप क्या करेंगे? मोलारिटी इंटू बेसिसिटी करेंगे. और नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेस निकालना है तो क्या करेंगे? मोलारिटी इंटू एसिडिटी करेंगे. जस्ट अपोजिट. तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, थैंक यू. So again we are going to do it. Law of conservation of mass. Where we are going to do law of conservation of mass. Mass can neither. Okay, so let's start our video. हम लोग कर रहे थे uncertainty in measurements. इसके कुछ examples हम लोग अभी देखेंगे. Okay, इसके examples देखने से पहले मैं आ जाती हूँ